बच्चों, वेलकम टू जीएस सिंप्लीफाइड। मैं आप लोगों को क्लासिक हिस्ट्री का चैप्टर 2 करवा रही हूँ जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, तो ये आप लोग का पार्ट 3 है। 2 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो जिसने भी मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम लोग को इस पार्ट में ये वाला टॉपिक करना है, ठीक है, नेम्स एंड डेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने पार्ट 2 में क्या करवाया था। मैंने आपको पार्ट 2 में फायर के बारे में करवाया है, ठीक है। कुछ साइट्स के बारे में मैंने बताया था, जैसे पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको भीमबेटका, कुरनूल केव्स, इनके बारे में कुछ बताया था, ठीक है। तो चलिए हम पैलियोलिथिक के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट थी, जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह की स्टडी करते थे, उन्होंने काफी ज्यादा लेंदी नाम दे दिया है टाइम को, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। दे कॉल दी अर्लीस्ट पीरियड दी पैलियोलिथिक। उन्होंने अर्लीस्ट पीरियड को, जो पुराना टाइम था, उसको उन्होंने क्या कह दिया है? पैलियोलिथिक कह दिया है। This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone। और ये कहाँ से आता है? ग्रीक वर्ड से आता है। जो पैलियोलिथिक कहाँ से है? ग्रीक वर्ड है, जिसमें पैलियो का क्या मतलब है? ओल्ड, और लिथोस का क्या मतलब है? स्टोन। The name points to the importance of find of stone tools। ये जो पैलियोलिथिक नाम है वो स्टोन टूल्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है, ठीक है, कि उस समय पे स्टोन टूल्स की क्या इंपॉर्टेंस थी, उसके बारे में वो इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए उसका नाम रखा गया है। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 साल तक चला है, ठीक है। इतना उसका टाइम पीरियड था। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ये जो पैलियोलिथिक है ये 3 सेपरेशंस में ऑलरेडी डिवाइड हो गया है, जिसमें कौन कौन सा? लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, 3 उसमें डिवाइड हुआ है। फर्दर, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम्स कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था उसी के अंदर हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का 99% पार्ट आ जाता है, कवर हो जाता है पैलियोलिथिक टाइम पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic मिडिल स्टोन। वो क्या कह रहे हैं कि जब पैलियोलिथिक टाइम जो था वो चला गया, जैसे 2 मिलियन ईयर से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक चला, उसके बाद से कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगे, ठीक है। और उसके जब इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए तो एक दूसरा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ जिसका नाम उन्होंने दिया है मेसोलिथिक। और वो कब से लेके कब तक चला? 12,000 साल से लेके 10,000 साल पहले तक चला है, और उस टाइम पीरियड को उन्होंने मेसोलिथिक कहा है। Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths। और उस समय पे जो स्टोन के जो टूल्स मिलते थे वो काफी ज्यादा छोटे होते थे, जिसकी वजह से उसका नाम क्या था? माइक्रोलिथ्स। Microliths were probably stuck on the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickle। वो क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रोलिथ्स होते थे, छोटे छोटे स्टोन्स होते थे, उनको हैंडल्स में लगा दिया जाता था, क्योंकि हैंडल्स में बोन और वुड की हैंडल्स में लगा दिया जाता था आगे, और उसके लिए हम क्या बना देते थे? कुछ टूल्स बना देते थे, जैसे कि सॉज एंड सिकल, आरी और दराती। At the same time, older varieties of tools continued to be in use। और उसी समय से पुराने जमाने के जो हथियार थे वो यूज में आने लगे। The next stage from about 10,000 years ago is known as Neolithic। What do you think the term Neolithic mean? वो कह रहे हैं कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 साल तक तो वो तो हमारा पैलियोलिथिक था, 12,000 से लेके 10,000 तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा मेसोलिथिक था, और 10,000 से जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है उसको उन्होंने न्यूलिथिक कहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि न्यूलिथिक का जो टाइम होगा वो किस तरीके का होगा? We have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapter। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे न्यूलिथिक के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे, और भी बहुत सारी चीज जो भी प्लेसेस हैं उनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not
know what they call them. वो कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो जहाँ पे लोग पुराने टाइम पे रहे हैं, बट उनका नाम हम आज के अकॉर्डिंग रखते हैं, जो प्रेजेंट में उनका नाम है वही हमने नाम दिया है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि पुराने टाइम पे जो लोग जहाँ रहते थे उस समय पे उस जगह को क्या कहते थे। तो जो आज के टाइम पे हम जिस भी नाम को प्रेजेंट में जो भी बुलाते हैं उसी नाम से हमने मेंशन किया है कि इस जगह पे वो लोग रहते थे, क्योंकि हमें पुराने टाइम का नाम नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये मेसोलिथिक की बात हो रही है। अब पैलियोलिथिक की तो स्टोन एज गया, अब ये जो अ चेंजिंग इन्वायरमेंट हमने बात की थी पीछे, वो किसकी है, वो मेसोलिथिक की है। अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world. आज से लगभग 12,000 साल पहले काफी ज्यादा चेंज आया क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, और क्या हुआ कि काफी ज्यादा जो क्लाइमेट था वो काफी ज्यादा वार्म होने लगा। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसकी वजह से काफी एरियाज में क्या होने लगा, जो लैंड थी उस पर ग्रास वगैरह आने लगी। दिस इन टर्न लेड to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. वो क्या कह रहे हैं कि जब ग्रासलैंड्स आने लगी उसकी वजह से जो नंबर ऑफ डियर्स थे, एंटेलोप थे, गोट, शिप, कैटल, ये जो एनिमल्स थे इनके नंबर्स में भी इंक्रीजमेंट होने लगी। ठीक है, जो कि वो ग्रास पे सर्वाइव करने वाले एनिमल्स है ना, इसकी वजह से इनकी जो नंबर थी वो इंक्रीज होने लगी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. और जो लोग उनको हंटिंग करने के लिए यूज करते थे, हंट करते थे, उन्होंने क्या करा, इन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और उनके फूड हैबिट्स के बारे में जानने की कोशिश करने लगी कि वो ये जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन कब होता है, ये सब चीजें। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्टिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, जब वो लोग पीछा करने लगे, उनके सीजन्स, ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जानने लगे, तो इसकी वजह से उनके अंदर क्या आया, हर्डिंग एंड रियरिंग का थॉट आया कि वो एनिमल्स की करेंगे। और उसके बाद से फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, और जो फिशिंग था उस टाइम पे मेसोलिथिक में वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। आगे क्या है, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। जो फार्मिंग और हर्डिंग, किसानी का और जानवरों को पालना, हर्डिंग मतलब क्या होता है, जानवरों को पालना, ये कैसे स्टार्ट हुआ। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रीन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, पार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो क्या कह रहे हैं, ये एक ऐसा टाइम था जब बहुत सारे ग्रेन्स जो थे, बहुत सारे अनाज जो थे उसके अंदर ग्रासेस आ रहे थे, जैसे कि व्हीट, बार्ले एंड राइस। ये क्या कर रहे थे, अपने आप ही बड़े हो रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. क्या कह रहे हैं, जो आदमी, औरत, बच्चे सभी लोग मिलके क्या करते थे, इन अनाजों को इकट्ठा करते थे फूड एज अ फूड के लिए, और उन्होंने सीखना भी स्टार्ट कर दिया कि ये कैसे इनको उगाया जाता है और ये किस समय पे पक जाते हैं। These may have led them to think about growing plants on their own. ठीक है, इसकी वजह से उनके अंदर क्या हुआ, ये सारी चीजें वो सोचने लगे कि किस तरीके से प्लांट्स को ग्रो करते हैं। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इस तरीके से जो लोग थे वो क्या बन गए, फार्मर बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स। उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि, अच्छा आगे पढ़ लेते, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। उसके बाद से लोगों ने क्या किया कि जानवरों को टेम करना स्टार्ट कर दिया, उनको वश में करना, उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। किस तरीके से, उनके शेल्टर्स के बाहर क्या करते थे, वो लोग फूड छोड़ देते ताकि जानवर आए और खाएं। The first animal to be tamed was the wild ancestors of the dog. और जो सबसे पहला जो जानवर था जिसको टेम किया गया था, अपने वश में किया गया था, अट्रैक्ट किया गया था, वो कौन था, वाइल्ड डॉग था, जंगली कुत्ता था। ठीक है, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, कुत्तों का पूर्वज। ठीक है, later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived.
उसके बाद से लोगों ने ऐसा कर दिया, ऐसा मोटिवेट कर दिया उनको, या ऐसा उनको खिला खिला के उनकी लत लगा दी कि जो एनिमल्स थे वो खुद ब खुद उनके कैंप्स के पास आ जाते थे जहां पे वो लोग रहते थे। These animals such as sheep, goat, cattle and also, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था बेटा, later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। ये वही चीज बता रहे हैं कि उन्होंने फिर ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, लालच देना स्टार्ट कर दिया ताकि जो एनिमल्स थे वो खुद ब खुद आए उनके कैंप्स के पास। These animals such as sheep, goat and cattle also the pig lived in the herds। और ये जो एनिमल्स थे जैसे कि शिप हो गया, गोट, कैटल और जो पिग, ये सब क्या रहने लगे, ग्रुप बना के रहने लगे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और इसमें से काफी जो एनिमल्स थे वो घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल। उसके बाद से जो लोग थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, वो वाइल्ड एनिमल्स से भी इन एनिमल्स को बचाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स। और इस तरीके से वो क्या बन गए, हर्डर्स बन गए, मतलब जानवरों को पालने वाले, जैसे अभी हमने पढ़ा था फार्मिंग एंड हर्डिंग वाला। अच्छा, उसके बाद से क्वेश्चन इन्होंने नीचे पूछा हुआ, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। मतलब डॉग को ही उन्होंने आखिर क्यों पालतू बनाने का सोचा होगा, तो मे बी इसलिए सोचा होगा क्योंकि जो डॉग होते हैं स्मॉल साइज में होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और उनको अपने पास रखना, पालतू बना के रखना काफी आसान होता है। ठीक है, तो अब कौन सा टॉपिक है, इसके बाद से डोमेस्टिकेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन वो प्रोसेस थी जिसमें जो लोग थे वो प्लांट्स को ग्रो भी करते थे और साथ ही साथ एनिमल्स की भी देखभाल करते थे। वेरी ऑफन plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals। क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, जो प्लांट्स और एनिमल जो लोगों ने पालतू बनाए थे, एनिमल्स को पालतू बनाया था, जो प्लांट्स उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया था, वो जो जंगली पेड़ पौधों से और जंगली जानवरों से काफी ज्यादा डिफरेंट थे। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। और इसलिए होता था क्योंकि जो लोग थे वो प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था, वो उनको पालतू बना दिया था, जिसकी वजह से उनके फीचर्स काफी ज्यादा डिफरेंट हो गए थे एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। वो वही प्लांट, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, वो लोग वही प्लांट और एनिमल को सिलेक्ट करते थे जिससे कोई भी बीमारी का खतरा नहीं होता था। They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain। और इसके साथ वो क्या करते थे, वही प्लांट को सिलेक्ट करते थे जिसके जो दाने होते थे वो बड़े साइज में होते थे, उनके जो डंठल होते थे वो काफी स्ट्रांग होते थे, ताकि वो वेट को क्या कर सके, कैरी कर सके, पके हुए अनाज को के वेट को कैरी कर सके। Seeds from selected plants are preserved and shown to ensure that new plants will have the same qualities। जो seeds थे, जो बीज थे सिलेक्टेड प्लांट्स के, उनको इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता था, बचा के रखा जाता था, ताकि वो जब दोबारा से उनको लगाया जाए, सोन किया जाए, तो न्यू प्लांट जो निकल के आए वो भी सेम क्वालिटी का ही हो। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding। जो एनिमल्स थे जिनको सिलेक्ट किया जाता था जेंटली, ठीक है, सिलेक्टेड जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plant। और इसी की वजह से जो एनिमल्स थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स थे, वो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से काफी ज्यादा डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जो दांत हैं और जो सींग है वाइल्ड एनिमल के, जंगली जानवरों के, वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं डोमेस्टिक एज कम्पेयर टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ठीक है, फिर क्या लिखा है, डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो डोमेस्टिकेशन था वो एक ऐसा प्रोसेस था जो धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस था, बट इसने अपनी एक प्लेस बना ली सारे वर्ल्ड में। ठीक है, इट बिगिंस मतलब मोस्टली वर्ल्ड के मोस्टली पार्ट्स में। इट बिगिंस अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। और ये 12,000 ईयर्स अगो
स्टार्ट हो गया था। Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication। और जो भी हम आज plants और animals को use कर रहे हैं food के लिए, वो क्या है, domestication का ही result है। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley। जो सबसे पहले domesticate किया था plant को, वो क्या क्या था, wheat और barley था। और जो domesticated animals थे वो कौन कौन से थे, sheep and goat थे। तो बेटा इसी के साथ मेरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्या है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ये वाला टॉपिक जो है हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।